सो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग AS13 पहला क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में ही आ सकता है. Which accounting standard deals with investment accounting? So what is the accounting standard that deals with investment accounting is? कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग से डील करता है? Yes, keep your chat box on. Now I want you all to answer every now and then. Which accounting standard deals with AS13? AS, or I can ask AS13 deals with what? AS13 deals with what? तो आप लोग क्या लिखोगे आंसर? AS13 deals with what? Investment account. Now, what is the purpose of investment accounting? Investment accounting करना ही क्यों है? Why we should do investment accounting? Investment accounting for investment in financial statements of enterprises and related disclosure requirements. आपके financial statements में आपको एक पूरा head मिलता है investment का. तो इन्वेस्टमेंट को किस तरह से दिखाना है, उसको किस तरह से रिकॉर्ड करना है, ये सब समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड AS13. ये जो पूरा चैप्टर है वो पूरा AS13 के हिसाब से जाएगा. इट विल गो एज पर AS13. What AS13 requires that we need to understand, because financial statement has investments as a separate heading and it requires certain disclosure information. As per AS1, you need to disclose certain things about investments. AS1 याद है ना, disclosure of accounting information और disclosure of accounting policies. So AS1 बोलता है disclose करो, तो investment accounting के बारे में भी आपको information disclose करनी पड़ती है. So to understand how to present investment in financial statements, how to treat investment and how to disclose information about investment, we need to undergo this exercise of AS13. Now there are different types of investments. आप लोगों को पता है ना investments कहाँ कहाँ करते हैं? You also know, many people might be knowing कि investment कहाँ कहाँ होता है. चलो बताओ investment कहाँ कहाँ कर सकते हैं? What types of investment you all can purchase? बोलो. Land. हाँ, लैंड परचेज कर सकते हैं. रियल स्टेट में दैट इज लैंड परचेज किया, हाउस परचेज किया, मींस यू आर इन्वेस्टिंग इन रियल स्टेट. वेरी गुड. और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. वेरी गुड. शेयर्स में कर सकते हैं. शेयर मार्केट जिसको हम बोलते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. जैसे स्टॉक्स हो गया, शेयर्स को स्टॉक्स बोलते हैं. बॉन्ड्स हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, प्रेफरेंस. और मनी मार्केट मीन्स जहाँ पे आपने लेंडिंग किया 2% 3% पे, ये भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है ना. सो दीज आर डिफरेंट वे मेथड्स दैट यू यूज फॉर इन्वेस्टमेंट्स. ये सब आप लोगों के डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है. बट व्हाट एग्जैक्टली इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट है क्या? इन्वेस्टमेंट्स आर एसेट्स held by an enterprise for earning income by way of dividend, interest, rentals, for capital appreciation or for the benefit of the investing enterprises. अभी इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? मुझे ये बताओ, इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? आपके पास पैसा है तो पड़ा रहे ना बैंक अकाउंट में. आप इन्वेस्टमेंट क्यों करते हो? और फ्यूचर मैम. फ्यूचर के लिए. ठीक है, एक ये है कि फ्यूचर के लिए. लेकिन और क्या रीजन हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स के? मेरे पास 1 लाख पड़ा है बैंक में. सॉरी, जस्ट गिव मी अ मिनट.
We do investments for future. ऋतिक राय लिखता है कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं रिटर्न्स के लिए। कोई और बता सकता है हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? मेरे पास 1 लाख पड़ा है, मैंने ऐसे ही घर में रख दिया, तो वो 1 लाख का 2 लाख होएगा क्या? कभी होगा क्या? 1 लाख ने और बच्चे पैदा किया, वो 2 लाख हो गया। इज इट पॉसिबल एनी टाइम? यस एनीवन? तो हम लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? ताकि जो हमारे पास सरप्लस अमाउंट पड़ा हुआ है, वॉट एवर अमाउंट दैट वी आर हैविंग विद अस, जो भी हमारे पास अमाउंट पड़ा हुआ है, उससे हमको कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो सके। देखो मैं जॉब कर रही हूँ, मुझे सैलरी आ रही है, लेकिन अगर मेरे पास कुछ सरप्लस फंड है तो मैं सोचूंगी उसको, उससे मैं कोई फ्लैट खरीद लूं, रेंट पे दे दूं, या शेयर्स खरीद लूं जिसपे डिविडेंड आए, या फिर उससे डिबेंचर्स या बॉन्ड्स खरीद लूं जिससे इंटरेस्ट आए, या कि भाड़े पे चढ़ा दूं प्रॉपर्टी, मतलब कोई प्रॉपर्टी खरीद के, ताकि उसका कैपिटल अप्रिसिएशन हो। मतलब बेसिकली व्हाई वी इन्वेस्ट टू अर्न एडिशनल इनकम। Why we do investments? We do investments to earn returns, additional returns by way of dividends, interest और rentals, जिससे हमारे कैपिटल, जो हमारा बेस कैपिटल है, वो बढ़ सके। सपोज मैंने अगर शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो मुझे डिविडेंड तो मिलेगा मिलेगा, प्लस वो शेयर्स का कल रेट भी बढ़ेगा, उससे कैपिटल अप्रिसिएशन भी होगा। यस और नो? मैंने बॉन्ड्स खरीदे तो मार्केट में बॉन्ड्स के रेट फ्लक्चुएट होते हैं, उसका रेट बढ़ गया तो देयर इज एन कैपिटल एप्रिसिएशन। ताकि, और इसका फाइनल बेनिफिट किसको हो? जो इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्टर को। So what is investment? What is the definition of investments? Investments are assets held by an enterprise for earning income by way of dividend, interest or rentals for capital appreciation, ताकि जो आपका बेस कैपिटल है वो बढ़ता जाए, और फॉर अदर बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंटरप्राइज। अदर बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट परचेज किया होल्डिंग कंपनी में, मैंने सब्सिडरी कंपनी के मैक्सिमम शेयर्स परचेज कर दिए। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी तो आपको पता होगा, आई होप सो। होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के मैक्सिमम शेयर्स परचेज किए, 51% शेयर्स परचेज किए। क्यों परचेज किए? ताकि होल्डिंग कंपनी को सब्सिडरी कंपनी में राइट्स मिल सके, उसका मेजर प्रॉफिट मिल सके। तो किसी भी रीजन के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट इज ऑफ सरप्लस फंड्स। एसेट्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड cannot be treated as investments। अगर मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ या शेयर ब्रोकर हूँ, और शेयर ब्रोकर होने की वजह से मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स है, आई हैव एन मेरे पास कुछ शेयर्स पड़े हुए, या मेरे पास कुछ बॉन्ड्स पड़े हुए हैं, आई एम अ शेयर ब्रोकर, मेरे नाम पे नहीं है, मैंने वो बेचने के लिए लिए थे, बिके नहीं, इसके लिए स्टॉक करके मेरे पास पड़े, तो स्टॉक कैन नॉट बी ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट। स्टॉक को हम इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते, वी कैन नॉट कॉल स्टॉक एज इन्वेस्टमेंट्स। इज इट क्लियर? याद रहेगा ना ये पॉइंट्स, whether stock in trade can be treated as investments? So you should always remember that stock cannot be treated as investment। अभी आप प्रॉपर्टी ब्रोकर हो, आप प्रॉपर्टी खरीदते और बेचते हो, तो आपके पास 2-3 फ्लैट्स पड़े हुए जो अभी तक बिके नहीं है, तो वो जो पड़े हुए फ्लैट्स है वो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, वो आपका स्टॉक होगा। क्या होगा? स्टॉक। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes. Now there are basically two types of investment on the basis of holding period। होल्डिंग पीरियड मीन्स आप कितने मंथ्स के लिए उसको रख रहे हो, आप कितने पीरियड के लिए वो इन्वेस्टमेंट अपने पास रख रहे हो, उसको होल्डिंग पीरियड बोलते हैं। सो एक होता है करंट इन्वेस्टमेंट और एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट मतलब जो 1 साल के अंदर आप बेच देते हो, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब आपने एक बार खरीदा है तो आप बेचने वाले ही नहीं हो,
long term investment. Just a minute. So on the basis of holding period, there can be two types of investment. One is current investment and another is long-term investment. Current investment means जिसका holding period 1 साल से कम है. Long-term investment means जिसका holding period 1 साल से ज्यादा है. यहाँ पे मैंने कुछ examples रखे हैं. Normally mutual funds long-term holding है. रियल स्टेट लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स है. कमोडिटीज जैसे गोल्ड बोला किसी ने, गोल्ड सिल्वर, ये सब लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स है. नॉर्मली हम इक्विटी शेयर्स और बॉन्ड्स क्या करते हैं, खरीदते और बेचते हैं. तो दिस कैन बी आवर करंट होल्डिंग, करंट इन्वेस्टमेंट. लेकिन ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स अगर आपने 1 साल के अंदर बेच दिया तो वो भी करंट इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा. मैंने एक फ्लैट खरीदा, मुझे सस्ते में मिल रहा था, मैंने खरीद लिया. 3 महीने के बाद उसका रेट बढ़ गया, मैंने बेच दिया. तो दैट इज आल्सो देन करंट इन्वेस्टमेंट. उसको भी फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे. गोल्ड सस्ता हुआ, खरीदा, महंगा हो गया, जैसे ही थोड़ा रेट बढ़ गया बेच दिया, करंट इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट आपका कोई भी होने दो, उसका नेचर, वो कौन सा टाइप का इन्वेस्टमेंट है, वो डिपेंड करेगा ऑन होल्डिंग पीरियड. ये आपका बेस है आगे के पूरे टॉपिक के लिए ये slide. So there are two types of investment, basically current and long term. ये AS13 में we are going to deal with current investments. हम किसके बारे में डील करने वाले? We are going to deal with current investments on the basis of incomes. अभी आप इन्वेस्ट क्यों करते हो? इनकम, एक्स्ट्रा इनकम के लिए, एडिशनल इनकम के लिए, राइट? वी इन्वेस्ट बिकॉज वी वांट टू अर्न एडिशनल इनकम. तो एक एडिशनल इनकम होती है जो फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग होती है, मतलब जिसपे मिलने वाला जो इनकम है या इंटरेस्ट है वो फिक्स्ड रहने वाला है. और एक होती है जो वेरिएबल होती है, मतलब आज 10 रुपया उस पर रिटर्न आया है, कल 15 रुपया भी आ सकता है, परसों 5 रुपया भी आ सकता है, और उसके बाद एक कुछ भी नहीं आया, ऐसा भी हो सकता है. वेरिएबल इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज. एंड वी आर बेसिकली गोइंग टू डील विद what type of investment under AS13, that is securities. Securities का मतलब होता है shares, debentures, bonds. These are securities जो stock market में trade होते हैं. हम उन्हीं से deal करने वाले हैं under this AS13. फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज में क्या क्या आता है? बॉन्ड्स आता है, डिबेंचर्स आता है और प्रेफरेंस शेयर्स आता है. क्योंकि उस पे मिलने वाला हेलो व्हाट इज हां पोचला ना Glenda, mute yourself. डिस्टर्ब किया, मेरा पूरा लिंक तोड़ देते हैं. On the basis of income, there are two types of securities. One is fixed interest bearing securities, means इसको fixed interest की जगह हम लोग fixed income bearing securities भी बोल सकते हैं. And variable interest bearing securities means variable income bearing securities. Under AS13, this chapter we are going to deal with only with those investments which are shares, debentures, bonds. हम इन्हीं से डील करने वाले हैं. AS13 is very wide, but आपके जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होंगे वो तो या तो फिक्स इनकम वाले होंगे या वेरिएबल इनकम वाले होंगे. आपके प्रॉब्लम्स भी यही दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिक्स्ड इनकम एंड वेरिएबल इनकम. अभी फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज में आता है बॉन्ड्स, डिबेंचर्स. क्या आता है? बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स. और प्रेफरेंस शेयर्स भी आता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स हम करेंगे नहीं. प्रेफरेंस शेयर्स का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, तो उससे हम लोग डील नहीं करने वाले. वेरिएबल इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज मतलब वो सिक्योरिटीज जिसपे इंटरेस्ट या डिविडेंड जो मिलता है वो फिक्स नहीं होता है. कौन सा ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसपे मिलने वाला डिविडेंड या इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता है? बोलो, मैंने हिंट दी है. प्रेफरेंस शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर्स पे तो फिक्स होता है ना. इक्विटी शेयर्स. इक्विटी शेयर्स इस पे
इक्विटी शेयर्स पे जो मिलने वाला डिविडेंड है वो फिक्स नहीं होता है, कभी बहुत ज्यादा मिलता है और कभी मिलता भी नहीं है. सो इट डिपेंड, एक ही ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसपे मिलने वाला इंटरेस्ट फिक्स नहीं है, दैट इज इक्विटी शेयर्स. इक्विटी शेयर्स पे जो डिविडेंड मिलता है वो हमेशा वेरिएबल और फ्लक्चुएटिंग रहता है. तो in this topic we are going to deal with current investments which are of two types, fixed interest and variable interest bearing securities. Is that clear? Current investment क्यों? क्योंकि ये जो भी securities है वो एक साल में बेचे जा रहे हैं, खरीदे और बेचे जा रहे हैं, तो इसके लिए वो करंट है. और उसमें दो टाइप्स के प्रॉब्लम हम लोग करने वाले हैं, वन इज फिक्स और दूसरा है वेरिएबल. आपका चैप्टर ही दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक जहाँ पे बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स होंगे और एक जहाँ पे इक्विटी शेयर्स होंगे. दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट टोटली ऑल टुगेदर डिफरेंट है. ये आपका बेस स्लाइड है आगे के लिए. नाउ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आता है? व्हेन यू कैलकुलेट अ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट परचेज किया, तो इन्वेस्टमेंट परचेज किया तो इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है? वन इज बेसिक कॉस्ट and other is acquisition charges like brokerage fees and duties. Normally जब हम कभी भी shares, debentures या bonds market से purchase करते हैं तो हमेशा हमको broker के through purchase करना पड़ता है, हम लोग directly नहीं कर सकते. There is always a broker involved और वो broker अपना commission charge करता है जिसको बोलते हैं brokerage. तो अगर मैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करूंगी तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टोटल ऑफ बेसिक कॉस्ट प्लस ब्रोकरेज चार्जेस. अभी यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी लिया है. मिस्टर एक्स परचेज 1012% bonds at rupees 193 each and paid 0.5% brokerage. Calculate the cost of bonds. तो पहले बेस कॉस्ट निकाला, बेसिक कॉस्ट 1000 into 193 किया, बेसिक कॉस्ट आया 1,93,000. उस पे आप 0.5% ब्रोकरेज पे कर रहे हो. सॉरी, सो 1,93,000 का 0.5% कितना होता है? 1,93,000 पे अगर मैं 0.5% निकालती हूँ तो इट कम्स टू 965. सो योर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,93,965. समझ में आया? Is it clear? Brokerage is always calculated on basic Yes, ma'am. cost. ब्रोकरेज हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? बेसिक कॉस्ट पे कैलकुलेट होता है. तो बेसिक कॉस्ट है मेरा 1,93,000, उस पे मैंने ब्रोकरेज कैलकुलेट किया 965. आपको कभी ये पूछा जाएगा कहीं पे तो ब्रोकरेज, वेदर ब्रोकरेज इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, ब्रोकरेज फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है क्या? तो no, brokerage is not calculated on face value. Brokerage is always calculated on cost. किस पे कैलकुलेट होता है? कॉस्ट पे. नाउ इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट क्या क्या है? इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट आता है, डिविडेंड आता है, रेंट आता है. और ये जो इनकम है, दिस इज ट्रीटेड एज नॉर्मल नॉमिनल इनकम. नॉमिनल, ये नॉमिनल अकाउंट है. इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, रेंट मिला, ये सब नॉमिनल अकाउंट्स है. और नॉमिनल अकाउंट्स का क्या होता है रूल? एट द ईयर एंड जो भी इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट मिला उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे. यस और नो? जो भी आपको इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट पूरे साल मिलेगा उसका टोटल करते हो और उसको कहाँ ट्रांसफर कर देते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. सो नॉर्मली इनकम इज एंड नॉर्मली इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट इज अ रेवेन्यू इनकम. कौन सा टाइप का इनकम है? इट इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम एंड इट इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. हाउएवर, just a minute. Hello. Good morning. Yes. Yes, sir.
Yes, we have already sent, and I think yesterday only you have sent me the revised, the new statement. So we'll be sending that today. Sorry, you have sent the details. I'll send on that mail. Okay. However, if such income relates to pre-acquisition period, अभी काफी बार क्या होता है ना, मुझे पहले का रेंट मिला है जब मैंने परचेज नहीं, मेरे नाम पे नहीं था प्रॉपर्टी, या मुझे पहले का डिविडेंड मिला है जब एक्चुअली इक्विटी शेयर्स मेरे पास नहीं थे, किसी और के पास थे। प्री एक्विजिशन मतलब मेरे परचेज करने से पहले के पीरियड का अगर मुझे डिविडेंड मिलता है या रेंट मिलता है या इंटरेस्ट मिलता है, कुछ भी मिल सकता है, तो वो मुझे, वो इनकम नहीं है, वो मेरा रेवेन्यू इनकम नहीं है, वो मेरा रेवेन्यू नहीं है। दैट इज माय कैपिटल रिसिप्ट। वो मेरा रिसिप्ट कौन सा है? कैपिटल रिसिप्ट। और उससे क्या कम होता है? एक्विजिशन कॉस्ट कम होता है, मेरे परचेज प्राइस में से वो माइनस हो जाता है। मैंने अगर जैसे पिछले हम लोगों ने स्लाइड में देखा, सपोज ये 1,93,965 मेरे को बॉन्ड्स का कॉस्ट पड़ा, और मुझे ये बॉन्ड्स पे जिस दिन मैंने परचेज किया ना, उसी दिन मुझे इस पे 1,000 रुपया डिविडेंड इंटरेस्ट मिला। जिस दिन मैंने परचेज किया उस दिन मुझे इंटरेस्ट मिल ही नहीं सकता है ना, क्योंकि अभी तक मेरा होल्डिंग हुआ ही नहीं है, मैंने कुछ मंथ्स के लिए अपने पास बॉन्ड्स रखे ही नहीं है। पहले का इंटरेस्ट था जो मुझे मिला, वो जो पहले वाला बंदा था वो उसने मेरे नाम पे सारे राइट्स ट्रांसफर कर दिए जिससे मैंने परचेज किया था। तो ये 1,000 रुपीज जो मुझे पहले का इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलेगा परचेज करने से पहले का, वो ये 1,93,965 में से माइनस हो जाएगा। तो 1,000 माइनस हो जाएगा तो मेरा कॉस्ट कितना हो जाएगा? 1,92,965। सो ये प्री एक्विजिशन वाला जो वर्ड है ना, याद रखना, ये हम लोगों को करना है, शेयर्स में आता है ये। तो वो इनकम क्या होती है? एक्विजिशन कॉस्ट से रिड्यूस हो जाती है। तो मेरा एक्विजिशन कॉस्ट कम हो जाता है अगर मुझे पहले का कुछ इनकम मिल रहा है परचेज करने से पहले का इनकम, तो दैट विल रिड्यूस माय एक्विजिशन कॉस्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट? अभी ये टेक्निकल टर्म्स है, आप लोगों को सब पता है, लेकिन कैरिंग अमाउंट क्या है या भी आप लोगों को मैं पूछूंगी तो आप बोलोगे नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम कैरिंग अमाउंट क्या होता है। कैरिंग अमाउंट मींस क्लोजिंग बैलेंस। कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है द बैलेंस व्हिच वी कैरी इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट का जो मैं अमाउंट दिखाती हूँ उसको बोलते हैं कैरिंग अमाउंट। So there are two types of investment. One is current investment and other is long-term investments. There are two types of investment. एक होता है current और दूसरा होता है long-term. Current investments are valued at lower of cost or fair value. Cost या fair value दोनों में से जो कम होगा, fair value is actually market price. सो कॉस्ट या मार्केट प्राइस में जो कम होगा करंट इन्वेस्टमेंट में को उस पे वैल्यू करते हैं। आपका स्टॉक कैसे वैल्यू होता है? व्हाट इज द मेथड ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक? जब हमको स्टॉक वैल्यूएशन करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, ऐसे ही करते हो ना स्टॉक को वैल्यू। यस और नो? डोंट यू वैल्यू स्टॉक एज कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस? Yes, ma'am. Yes. So similarly, current investments are also valued at. करंट इन्वेस्टमेंट को भी हम क्या करते हैं? ऐसे ही वैल्यू करते हैं। वी वैल्यू इट एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू इज नथिंग बट मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। ओके, however in long term investment is always valued at cost. long term मतलब आपने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज किया 10-20 सालों के लिए, तो उसको हम लोग कभी भी मार्केट वैल्यू पे नहीं लेते, उसको हमेशा बुक्स में किस पे लेते हैं? कॉस्ट पे। लेकिन सपोज मैंने ना रिलायंस पावर के शेयर खरीदे थे लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन क्या हुआ? रिलायंस पावर की वैल्यू कम होती गई। रिलायंस पावर जब मैंने खरीदा था ना तो 450 का था, आज उसकी मार्केट वैल्यू उस शेयर की 20 रुपया भी नहीं है। उसके
रिलायंस पावर के शेयर्स की वैल्यू कंटिन्यूसली कम होती गई। तो अगर कोई शेयर ऐसा है जिसकी वैल्यू कंटिन्यूसली कम हो रही है तो हम लोगों को उसकी वैल्यू रिड्यूस करनी पड़ेगी बाय क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर इट। हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा लॉस का, कि ये जो इन्वेस्टमेंट है इस पे फ्यूचर में लॉस हो सकता है। Any reduction in carrying amount should be charged to profit and loss account। अभी अगर आप इन्वेस्टमेंट पे लॉस हो रहा है तो वो लॉस को हम कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ईयर एंड में अगर इन्वेस्टमेंट मेरा कम हो गया तो उस पे लॉस हो गया अगर, तो वो लॉस कहाँ चार्ज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट ईयर एंड, मैंने ये बॉन्ड्स 1,93,965 के खरीदे, ठीक है। जब ईयर एंड आया तो मेरे को बैलेंस शीट में ये इन्वेस्टमेंट दिखाना पड़ेगा बॉन्ड्स। उस दिन ये बॉन्ड्स की वैल्यू 1,85,000 है। कितनी है, 1,85,000। तो मुझे लॉस हो गया ना, वैल्यू कम हो गई। वैल्यू कम हुई कि नहीं हुई, मैंने परचेज कितने में किया, 1,93,965 में, लेकिन जिस दिन ईयर एंड आया उस दिन उसकी वैल्यू हो गई 1,85,000। तो देयर इज रिडक्शन इन वैल्यू। रिडक्शन जितना भी मेरी वैल्यू कम हुई है वो वैल्यू कम जो भी हुई है वो मैं प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाऊंगी। आई विल शो दैट लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आई विल एक्सप्लेन यू प्रॉपर्ली व्हेन वी आर डूइंग डिटेल्ड। कल जो हम लेक्चर करेंगे ना उसमें सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट मैं बताऊंगी। नॉर्मली इन्वेस्टमेंट सेल करते हैं तो प्रॉफिट या लॉस होता है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट सेल करोगे तो प्रॉफिट या लॉस होगा। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा और लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। अभी वो 1,93,965 का इन्वेस्टमेंट है, आपने उसको बेचा 2 लाख पे, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट किधर जाएगा, पीएनएल के क्रेडिट साइड। पीएनएल के क्रेडिट साइड में। अब मैंने पूरा नहीं बेच के मैंने ना वो 1,000 बॉन्ड्स मैंने खरीदे थे, 1,000 में से 500 बेचा, तो आपका वो कॉस्ट भी 500 के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैंने 500 बॉन्ड्स 1 लाख में बेचे। लेट अस गो बैक, ये रहा, हाँ एक मिनट। अभी ये 1,93,965 के बॉन्ड्स है। ये कितने 1000 बॉन्ड्स 1,93,965 का है, ठीक है। अब आप बेचते हुए सिर्फ 500 बॉन्ड्स बेच रहे हो, तो आपको पहले तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा 500 बॉन्ड्स का कॉस्ट कितना है। 500 बॉन्ड्स का कॉस्ट मतलब आधा कॉस्ट 1,93,965 डिवाइड बाय 2, बराबर कि नहीं। यस मैम। क्योंकि आधा इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो तो कॉस्ट भी तो आधा करना पड़ेगा। कितना होता है आधा कॉस्ट किया तो 1,93,965 डिवाइड बाय 2 किया तो कितना होता है 96,982.5। अभी ये 1 लाख में बेचा, तो 1 लाख में बेचा तो मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये जो मैंने वो 96,983.5 निकाला, इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट। इसको क्या बोलते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट। जब आप आधा इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो तो आपको कॉस्ट भी क्या करना है, आधा लेना है। समझ में आया, ये हम लोग कल डिटेल में स्टडी करें। अब तो मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट से फेमिलियर करवा रही हूँ, कैरिंग अमाउंट क्या होता है। सो दिस यू ऑल बी प्रिपेयर्ड के कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सो डिस्पोजल हम लोग कल डिटेल में करेंगे। अभी डिस्क्लोजर, इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ आता है, दिस इज द लास्ट स्लाइड। पहले तो हमको क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है कि इन्वेस्टमेंट कौन से टाइप का इन्वेस्टमेंट है, करंट है या लॉन्ग टर्म है। फिर हमने उसका क्लोजिंग बैलेंस कैसे कैलकुलेट किया, अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर डिटरमाइनिंग कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मींस कैसे कैलकुलेट किया, मतलब वेदर इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू पे लिया है या कॉस्ट पे लिया है।
करंट इन्वेस्टमेंट होगा तो आपको लोअर लेना है कॉस्ट या फेयर वैल्यू, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो कंपल्सरीली उसको कॉस्ट पे कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट अमाउंट इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, हमने इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल्स ये सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया है कि नहीं दिखाया है। जो भी इन्वेस्टमेंट सेल करके प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको भी प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया है या नहीं दिखाया, ये सारे इंफॉर्मेशन क्या करने पड़ेंगे आपको, डिस्क्लोज करने पड़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इज दैट क्लियर? इज इट क्लियर? इन्वेस्टमेंट सिर्फ आज Yes, हमने ma'am. ना झाड़ू मारा है ऊपर ऊपर से, कल अच्छी तरह से पोछा मार के समझना है हमको कि ये टॉपिक क्या है। टुडे इट वाज जस्ट अ थियोरेटिकल बैकग्राउंड, ओके। Tomorrow Yes. we are actually going to talk about fixed interest bearing security, that is first type of problem, जहाँ पे हम उसका डिटेल्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने वाले हैं। समझ में आया? सो डोंट मिस टुमारोज लेक्चर। कल पूरा बेस एक्सप्लेन करूंगी विथ राइटिंग ऑल थियोरेटिकल पॉइंट्स, एंड फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रॉब्लम, ओके। यहाँ तक आज क्लियर है? आज मैंने सिर्फ बेस पढ़ा है आपको। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, Yes, ma'am. सो थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज इनिशियली यू विल फाइंड ये बाउंसर्स, बिकॉज अकाउंट्स थोड़ा अलग है। बट इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? AS 13, ओके। इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, हाउ डू वी वैल्यू इन्वेस्टमेंट, कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या होता है, कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है क्लोजिंग अमाउंट, तो कभी भी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आज हमने सीखी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालते हैं, बेस कॉस्ट प्राइस प्लस ब्रोकरेज, ओके। सो टुमारो वी आर गोइंग टू गो इन डिटेल, ओके। अकाउंटिंग पार्ट करने वाले, आज थियोरेटिकल पार्ट कर लिया, सो डोंट मिस टुमारोज लेक्चर, ओके। See you all then. Take care. Take admission if possible as early as possible. Okay. Bye bye. Bye, ma'am. Ma'am.